हुआ है, उसको आप किस नजर से देखते हैं, कितनी अहमियत है उनकी? देखिए, बाजवा साहब का तकर्रुर मैं समझता हूँ जो असल में बुनियादी तौर पर वो एक अहमियत है जब कि इस वक़्त वैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जो हमारे मुल्क के जो मामलात हैं, जो रियासत के मामलात हैं, वो इमरान खान एक बज़ाते खुद एक शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसकी शराफ़त और ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। ना मेरा मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक भी नहीं है, मैं मुस्लिम नज़रियाती मुस्लिम लीगी हूँ, लेकिन जो हकीकत की बात है वो मैं हमेशा कहता हूँ। तो असल में बदकिस्मती हुई कि वो उनको इतनी अक्सरियत नहीं मिल सकी, उन्होंने कुछ इलेक्टेबल्स वग़ैरह ले लिए जिसकी वज़ह से ये मामला चल नहीं पा रहा था। और आपने देखा कि जो इलेक्टेबल्स आए वो सारे के सारे वही बददयानत किस्म के लोग थे, करप्ट लोग थे, तो जिसकी वजह से ये मामला चल नहीं रहा था और उसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतें थी, जो यहाँ पे उनके स्लीपिंग सेल या उनके जो हमदर्द थे, उन्होंने अपना दोबारा रेशा दवानियाँ शुरू कर दी और सारे मामलात किए। मीडिया पे ऑलरेडी उनका कंट्रोल है, पाकिस्तान का मीडिया मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का मीडिया बदकिस्मती से हमारा 80% मीडिया जो है ना वो पेड है, कंट्रोल है, फॉरेन कंट्रोल मैं मतलब हमेशा कहता रहा हूँ, फॉरेन कंट्रोल है, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। वो हमेशा आप देखें जो जितने प्रोग्राम करते हैं वो लोगों के ज़हन के जो को मुंतशिर ही करते हैं। तो इस सूरत के अंदर ये चीज़ें महसूस की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया का जो किरदार होना चाहिए था, वो मीडिया का किरदार नहीं है। जो चीज़ डिलीवर करना चाहिए थी कौम को ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर जो कोरोना का मामला है, दुनिया की सियासत तब्दील हो रही है, तो ऐसे मौके पर कौमें जो होती हैं या कौम का जो मीडिया होता है वो कौमों को मुंतशिर करने के बजाय मुत्तहिद करता है। तो इन चीज़ों को महसूस किया गया था कि वो ये काम नहीं कर पा रहा, मीडिया पाकिस्तान का वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहा, बल्कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनकी ज़्यादा जो है स्प्रेड की जा रही हैं। तो लिहाज़ा इस किस्म की चीज़ों पे फैसला किया गया, बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली होगी। तो ये सिर्फ़ यहाँ ये तब्दीली भी हुई है और मैं समझता हूँ कि और बहुत सारी चीज़ों में आइंदा आप तब्दीलियाँ देखेंगे। सर, मीडिया की आपने बात की है, मीडिया की बड़े-बड़े जो टार्ज़न हैं, बड़े-बड़े जो नाम हैं, वो भी ये कह चुके हैं अपने प्रोग्राम में भी कि जो आने वाले दिन हैं, वो खान साहब की हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल साबित हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक मिसाल दी है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। आपके पास क्या खबरें हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से? देखिए, जहांगीर तरीन का जहाँ तक मसला है, जहांगीर तरीन का इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन एक अच्छे इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जिस मुल्क के अंदर 70 साल तक जब करप्शन हो, तो 1 साल या 2 साल तक आप उसको इतनी जल्दी दुरुस्त नहीं कर सकते। ना देखिए गलतियाँ इमरान से भी हो सकती हैं, गलतियाँ जहांगीर तरीन से भी हो सकती हैं और फिर जब एक ऐसे सिनेरियो में जबकि सारे के सारे जागीरदार हैं, शुगर के माफियाज़ हैं, सारे ये आईपीपीज़ के जो है सब बड़े-बड़े माफियाज़ हैं यहाँ पे। तो उस माफियाज़ के अंदर हो सकता है कि शायद कहीं कोई प्लस माइनस जहांगीर तरीन ने भी हो सकता है कहीं कोई फ़ायदा उठाया हो। लेकिन मसला सारा ये था कि इसके अंदर शुगर माफिया के अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ था। जब घपले की चीज़ें निकली तो उसके बाद ये सब रिपोर्टें सामने आई तो उसके अंदर इन्होंने जो दूसरे लोग थे उन्होंने कोशिश करके इसमें जो मेरे पास इत्तलात है इन्होंने जहांगीर तरीन को हाइलाइट किया। क्योंकि वो लोग ये समझते थे बुनियादी तौर पर क्योंकि जहांगीर तरीन बकौल लोगों के कि जहांगीर तरीन इमरान खान का एटीएम है जिसे आपको पता है कि एटीएम कहा जाता है मतलब सबसे बड़ा फाइनेंसर है। तो जब चूंकि इसका नाम आएगा जहांगीर तरीन का तो हम फिर सब बच जाएंगे। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान के पास जब रिपोर्ट आई क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे मामलात में इमरान के मामलात स्टेक पे लग रहे थे तो इमरान खान ने फैसला किया कि इसको गैर जानिबदाराना तौर पर चला दिया जाए। जब वो गैर जानिबदाराना तौर पर चली तो नतीजा क्या हुआ कि फिर वो थोड़ी सी खिंचाव पैदा हुआ क्योंकि जब रिपोर्ट बनाई गई तो रिपोर्ट के अंदर जो पीछे थे जिसके अंदर और सियासतदान थे मुस्लिम लीग नून के भी थे चौधरी बिरादरान भी थे बहुत सारे मैं तफसील में नहीं आना चाहता उनको थोड़ा सा उन्होंने पीछे किया और जो इमरान के लोग थे उनको हाईलाइट करने की कोशिश की और फिर बीच में जो वहाँ इमरान के साथ जो नॉन इलेक्टेबल्स किस्म के लोग बैठे थे जिनको मैं पहले भी आज से एक हफ्ते पहले कहा था कि अब उनको आस्ते आस्ते इमरान हटा रहा है पीछे तो वो उन लोगों ने इसको गैर महसूस तरीके से इस चीज को इस तरह एक्सप्लाइट किया कि ये मामला दूरियां बढ़ी तो वो दूरियां काफी बढ़ी उनके दरमियान और ये कयास था कि शायद हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इसके अंदर कोई दरार पड़ जाए पार्टी में कि कुछ मखसूस अहम लोगों ने फिर बीच में मुदाखलत करके जहांगीर तरीन को समझाया वरना वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार कर चुके थे और फिर बाद में जो है जी हाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाना था लेकिन जो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कुव्वतें भी हैं जो उस मुल्क को हमेशा इंतजार से बचाना चाहती हैं तो उन्होंने उनको मना किया कि इस वक्त कोई भी ऐसा काम जिसको जो कि हुकूमत को या मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है उस सेटअप को गड़बड़ करे आप उसको इस किस्म का काम ना करें। फिर उसके बाद ये कि परवेज खट्टक ने भी जो काम किया है कुछ आखिर में बिठाया कुछ गलतफहमियां दूर कराई तो अब वो ये हुआ है कि मामला कुछ इस तरह हो गया है कि ठीक है ये तहकीकात रुकेगी नहीं तहकीकातें होगी लेकिन इसको जरा स्लो प्रोसेस में चलाया जाएगा और जो कोशिश इनको की जाएगी कि अगर इस हवाले से अगर कोई
पैसा दे सकता है, जैसे आईपीपीज के हवाले से मैंने कहा था, शुगर माफिया के कुछ लोग पैसा दे भी रहे हैं, ऑफर भी कर दी है कि अगर वो पैसा दे देते हैं, खजाने को इस वक्त पैसे की जरूरत है, मुल्क के हालात खराब हैं, तो इनको कुछ थोड़ी बहुत रियायत दी जाएगी, लेकिन तहकीकात रुकी नहीं है। सर, आपने जहांगीर तरीन साहब का भी जिक्र किया, अभी क्या लगता है जो उनके सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के आजम खान साहब जो हैं, उनके और जहांगीर तरीन की आपस में क्या बन पाएगी, और आने वाले जो दिन है वो इस हवाले से नहीं, आप क्या कहते हैं? मेरे पास जो इत्तलात है वो ये है कि मामला फिलहाल तौर पे उनको समझा दिया गया है, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। ज़ाहिर सी बात है, देखिए बीच में बहुत सारे लोग होते हैं दूरियां पैदा करने वाले। हो सकता है जहांगीर तरीन को किसी और ने कुछ और कह दिया हो, जैसे कि अभी काफली के साथ बहुत सारे मामलात हुए थे, तो वो अभी मामलात किसी हद तक बेहतर हो गए हैं। लेकिन जब मैंने एक बात आपको बता दूं कि इस आईपीपीज का भी मामला चल रहा है, लेकिन शुगर के मामले के अंदर जो एक अहम चीज है वो ये है कि ये जो बुलाया है इन्होंने, कमीशन जो बनाया था इमरान खान ने, उसमें ये खदशा पैदा हो गया था कि कमीशन कहीं इमरान को ना बुला ले, क्योंकि कमीशन इमरान खान ने बनाया था। तो ये खतरा पैदा हो गया था। तो इमरान खान ने अपने तौर पे जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने ये भी कह दिया था अगर कमीशन ने मुझसे पूछा तो मैं हर बात सही सही बताऊंगा। जब वो हर बात सही सही बताऊंगा वाली बात है, तो फिर उसमें फिर दूसरे लोग फंस रहे हैं, ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा बुजदार और दूसरे लोगों के भी फंसने के चांसेस हैं। तो लिहाजा कुछ लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान को ना भेजा जाए, और इमरान को भेजने के बजाय उन्होंने असद उमर को भेज दिया कि असद उमर जाके मामला को कंट्रोल करें। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल बैक चैनल पे काम हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग मुतहर्रिक हैं, इस पे कुछ काम होगा, लेकिन कुछ बेहतरी होगी, लेकिन मुल्क और कौम के लिहाज से अच्छे फैसले होंगे। ना किसी को बख्शा जाएगा, और ना ही किसी को मतलब इस तरह होगा कि मतलब सिस्टम को डिस्टर्ब ना किया जाए। सर, शेख रशीद साहब बड़े मशहूर सियासतदान भी हैं, अक्सर पेशगोइयां करते रहते हैं, अक्सर उनकी सच भी होती हैं, कुछ वैसे नहीं भी होती। उन्होंने बोला है कि रमजान के बाद बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, और अपोजिशन नहीं बल्कि कुछ हुकूमती जो हैं वहां पे जो लोग बैठे हैं उनकी भी हो सकती है। क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब कुछ कुछ ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने डील कर ली है, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, अभी तो सरे-10 मैंने आपको बताया कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, इस वक़्त मैं नहीं समझता कि शायद कोई बड़ी गिरफ्तारी हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि गिरफ्तारियाँ तो ठीक होनी चाहिए थी, हाँ, जिन लोगों ने किया। टार्ज़न की बात की है, टार्ज़न की बात की है कि टार्ज़न बने जा रहा है नैब जो है, शेख रशीद जी, साहब ने जी। बोला है। जी, जी, तो वही आपसे कहा ना कि वो कहते हैं कि टार्ज़न की वापसी होगी, वो बात सही है, लेकिन अभी ये बात कहना मैं समझता हूँ कि क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक़्त हालात जो है, देखिए पाकिस्तान में अंदरूनी सियासत में बहुत कुछ मामला चल रहे हैं, बहुत सारी तहकीकात चल रही हैं, लेकिन इसको मैंने आपसे पहले कहा कि ये तमाम तहकीकात को, इन तमाम मामलात को आपने बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल से देखना है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आप क्या समझते हैं कि अगर रमज़ान के फ़ौरन बाद अगर हम भारत के साथ वॉर में चले गए, तो आप क्या समझते हैं, क्या कोई गिरफ्तार होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सवाल ये इस वक़्त ये है कि जो इस वक़्त पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल जो इस वक़्त मामलात हैं बॉर्डर के ऊपर, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है। वहाँ भी एक है पाकिस्तान, यानी मशरिकी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के हालात आप देखिए, मगरबी बॉर्डर पे आप हालात देखिए, सीपैक के मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं दुनिया के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी मुक़्तदिर क़ुव्वत को इस किस्म का कोई काम करे कि अंदर हालात ख़राब हो। असल में मसला ये है कि जिन्होंने लूटा है मुल्क को, अगर वो पैसा दे देते हैं और अपने जराइम को कबूल कर लेते, तो मैं नहीं समझता कि किसी गिरफ्तारी करके मजीद किसी को कोई कोई बड़ा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर शायद कि ईद के बाद कोई गिरफ्तारी हो। जो मेरे पास इत्तलात है वो ये है कि बकौल हम कहते हैं ना बड़े सलीस उर्दू के अंदर के सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट हो गए हैं। तो जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो फिर आपको पता है कि जरूरत नहीं रहती गिरफ्तारी होगी। सर, गवर्नर सिंध के हवाले से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनको हटाया जा रहा है, आपके पास क्या खबरें हैं? सुना है कि कुछ नाम भी आए हैं, जिस तरह अहमद शुजा पाशा साहब का जो DGI-SI भी हैं, और साथ साथ जुल्फ़िकार मिर्जा का भी नाम आया है। क्या आप देखते हैं, क्या इनमें से कोई या कोई और नाम, क्या तब्दीली वाकई होने जा रही है? देखिए, गवर्नर की तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस हक में हूं कि गवर्नर की यहाँ तब्दीली होना चाहिए। बल्कि मैं तो एक कदम आगे चला गया था। जो हालात मैंने गुज़िश्ता दिन देखे, जो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का जो किरदार है, पीपल्स पार्टी इस वक़्त मुकम्मल मुकम्मल तौर पर, ये मैं आपको बता दूं कि इस वक़्त एक सूबाई कार्ड खेल रही है। और आज मैंने ये सुना था बिलावल का बयान, कि बिलावल ने ये कहा कि हमने वो ये जो अपना आपके हैं शाह महमूद कुरैशी को किसी ने फौजी ने फ़ोन करके कहा निकालने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है।
ये बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी की और ये आदत रही है कि हमेशा जब कभी उन पर दबाव आता है तो आर्मी को और मुक़्तदिर हलकों को ये मलाइन करते हैं। देखिए टारगेट फ़ौज करते हैं। का और मुक़्तदिर हलकों का एक किरदार होता है। देखिए फ़ौजी ने कसम खाई भी होती है, एक आम जो जर्नैल होता है ना उसकी कसम होती है कि उसने उसने पाकिस्तान के नज़रियाती सरहदों का भी दिफ़ा करना होता है। सिर्फ़ उन बॉर्डर्स का नहीं करता, नज़रियाती सरहद का नज़रियाती जो नज़रियाती जो आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स होते हैं ना, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें आती हैं। तो जब वो देखा जाता है कोई आर्मी या कोई अगर मुक़्तदिर हल्के देखते हैं कि कहीं पे मामला ख़राब हो रहा है जिससे मुल्क के मफ़ाद को नुकसान पहुँच सकता है, तो बिलाशुबा वो करते हैं। यहाँ नहीं, दुनिया में हर जगह करते हैं। अमेरिका में देख लें, रशिया में देख लें, प्यूटन कौन है? पोम्पियो कौन है? तो ये हमारे यहाँ लोगों को असल में कुछ ज़्यादा चीज़ तो कुछ है नहीं लोगों के पास, लोग इसके ऊपर सियासत करते हैं। ये आज बिलावल ने बहुत गलत बात की है और मैं हकीकत में आपको एक भी आपको इंकशाफ कर दूँ कि शाह महमूद कुरैशी ने जो पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, वो इसलिए छोड़ी थी कि पीपल्स पार्टी टोटली जाके अमेरिका की इन्फॉर्मर बन गई थी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ आपको। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर अमेरिका की इन्फॉर्मर बन चुकी थी। रेमंड डेविस के सारे के सारे मामलात जो है ज़रदारी साहब ने अमेरिका के साथ शेयर किए थे। मैंने अपने एक अमेरिकन चैनल के टीवी के अंदर मैंने ये भी बताया था कि जिस वक़्त उसामा बिन लादेन के ऊपर एबटाबाद का मामला हुआ था, तो उस वक़्त भी ज़रदारी साहब का ओबामा से बराह रास्त राब्ता था और उनको सारी चीज़ों का पता था। उसके बावजूद उन्होंने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगाया। तो आज फिर दोबारा बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि ये जो उसको निकाला गया है, मतलब वज़ीर-ए-आज़म के लालच में आर्मी वालों ने कोई वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी सिर्फ़ इसलिए छोड़ी थी कि वो महसूस कर गए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मगरिब की इन्फॉर्मर जमात बन चुकी है और वो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम कर रही है। ये मैं आपको 100% पक्की खबर दे रहा हूँ अच्छा। और ये बात हकीकत है। सर, कुछ इतलात आ रही हैं, आपने भी देखा होगा जरदारी साहब की सेहत के हवाले से। कुछ का कहना है कि उनकी डेथ हो चुकी है, कुछ कह रहे हैं कि उनकी हो गया है, उनको सदखाने में रखा गया है। मसला आ रहा है उनको दफनाने के हवाले से गड़ी खुदा बख्श में। तो कुछ कह रहे हैं कि वो जो है वो बीमार है अभी, इस तरह की बिल्कुल अफवाहें। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसकी तरदीद की है कि बिल्कुल वो तंदुरुस्त हैं और घर पे हैं। लेकिन हमारी कुछ दोस्तों से, हमारे अपने जो ज़राए से बात हुई है, बोला है कि जो जरदारी साहब हैं ज़ियाउद्दीन अस्पताल में एडमिट हैं और वो वेंटिलेटर पे हैं। आपके पास कोई इस हवाले से खबर है? देखिए, सरेदस्त फौरी तौर पर तो मेरे पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है क्योंकि मैं नॉर्मली इन चीज़ों पे, मैं जैसे पहले कहा कि इतना मैं दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन ये एक बात तो कन्फर्म है कि ज़रदारी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये, जहाँ तक आपने बात की है गढ़ी खुदा बख्श के हवाले से, तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि गढ़ी खुदा बख्श के अंदर मामला ये डिस्प्यूट उठेगा क्योंकि बुनियादी तौर पर गढ़ी खुदा बख्श का जो कब्रिस्तान है वो भुट्टो खानदान का। भुट्टो खानदान एक अलहदा है, ज़रदारी खानदान एक अलहदा है। ठीक है जनाब? मैंने जब से आपसे कहा जिस वक़्त से ज़रदारी साहब आए हैं, ज़रदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के नज़रियाती असास ख़त्म कर दिए है। अभी मैंने जो आपको शाह महमूद कुरैशी के दूसरे तीसरे मामलात बताए, देखिए जो पीपल्स पार्टी के असल लोग थे वो कहाँ हैं? महराज उमर खान, डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन, ये सारे लोग कहाँ हैं? मेरी आज उम्र इतनी हो गई है, मैं ये लोगों के साथ रहा हूँ। महराज उमर खान मेरे साथ के थे। आपके जो तहसीलिए थे पुराने मुस्लिम लीग के, वो अपना पीपल्स पार्टी के, वो कहाँ हैं? वो सब आस्ते आस्ते छोड़ के चले, कुछ दुनिया से चले गया और कुछ ने अपनी जिंदगी के अंदर पीपल्स पार्टी छोड़ दी, इसलिए कि जरदारी साहब के आने के बाद पीपल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी खत्म हो चुकी थी। तो लिहाजा अब ये इन्होंने जो काम किया है कि बिलावल और जरदारी दो खानदान को इन्होंने मिलाने की कोशिश की है, तो ये बात आप सही कह रहे हैं और ये बात मेरे इल्म में है कि वहां पे इनके अगर अगर मैं नहीं कहता खुदा इनको जिंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत दे, मुसलमान जो भी हो, बुरा हो भला हो, किसी की मौत की दुआ नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, खुदा उन्हें सेहतयाब करे। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात होती तो वहां पे इनके जो दफनाने का मामला है उस पे आप सही कह रहे हैं कि वहां डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। और ये मैं भी एक और भी इत्तला दे दूं कि इनके खानदान के अंदर जिस तरह के नवाज खानदान में रिफ्टिंग है, यहाँ भी कुछ रिफ्टिंग है और इनकी कोशिश ये है कुछ लोगों की जो असल नजरियाती भुट्टो नजरियात के लोग हैं और जो सही मानों में फेडरल पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो ये चाहती है कि फातिमा भुट्टो को आगे लाया जाए। अच्छा, कुछ आप की जो आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने बयान किया। कुछ जो हमारे दोस्तों से बात हुई, उन्होंने ये बोला कि जिस तरह कलसूम नवाज साहब को वेंटिलेटर पे, इसी तरह का कोई सीन है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी, इस ये भी ये भी थ्योरी चल रही है। नहीं, ये इसका मेरे इल्म में कोई चीज़ है, जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं होती मैं उसमें कुछ नहीं कहता। मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसमें जल्दी, ये मुझे पता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब, एक तो खराब होता है लेकिन बहुत ज़्यादा खराब है।
आया वो वेंटिलेटर पे हैं, क्या पोजीशन है, स्टिल मतलब क्या पोजीशन है, ये इसके बिल्कुल मेरे इल्म में ये चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। हमारे नाज़रीन भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आने वाले दिनों में हमारे चैनल के लिए आप जरूर वक्त निकालेंगे। जरूर इंशाल्लाह, जरूर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद आपको हमारा जो प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।